दुनिया में ऐसे हजारों शानदार प्रोडक्ट्स दफन हैं जिन्हें बाजार ने शुरुआत में हाथों हाथ लिया था। हाँ बिल्कुल, शुरुआती ग्राहकों को तो वो बहुत पसंद आते हैं। राइट, और उनकी तकनीक भी एकदम बेजोड़ थी, उनका डिजाइन भी बहुत शानदार था। और फिर भी वो कंपनियां बिना कोई शोर किए दिवालिया हो गई। बिल्कुल, मतलब ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। ऐसा क्यों होता है कि एक बेहद सफल प्रोडक्ट एक सफल कंपनी का रूप नहीं ले पाता? तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये टेक और बिजनेस की दुनिया का शायद सबसे कड़वा सच है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट शानदार है तो कंपनी अपने आप खड़ी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आज की इस विस्तृत चर्चा का जो आधार है वो एक बहुत ही गहरी रिसर्च है जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट दैट स्केल्स इनटू अ कंपनी। ये स्रोत उस पूरी धारणा को जड़ से हिला देता है जिसे स्टार्टअप की दुनिया में प्रोडक्ट मार्केट फिट कहा जाता है। राइट, अक्सर लोग सोचते हैं जैसे ही आपने कोई ऐसी चीज बना ली जिसे लोग खरीद रहे हैं तो मतलब आपने सबसे बड़ी जंग जीत ली है। लेकिन ये अध्ययन साफ करता है कि असली खतरा तो इसके बाद शुरू होता है। प्रोडक्ट मार्केट फिट तो बस एक शुरुआती कदम है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस भ्रम को तोड़ें। हम समझेंगे कि क्यों बेहतरीन आइडियाज दम तोड़ देते हैं और कैसे एक खास फ्रेमवर्क इस खाई को पाटने में मदद करता है। अगर हम प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात करें तो स्रोत एक बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, बाजार में किसी उत्पाद का पसंद किया जाना महज एक संकेत है। इसके और एक स्थायी बिजनेस के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे प्रोडक्ट कंपनी गैप कहा जाता है। प्रोडक्ट कंपनी गैप, ये शब्द ही बता रहा है कि एक प्रोडक्ट और एक कंपनी, ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं। बिल्कुल। संस्थापकों के पास अक्सर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे शुरुआती लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास उसे बड़े स्तर पर ले जाने का ढांचा नहीं होता। राइट, वो डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन वाली बात। मतलब जब ग्राहक 100 से बढ़कर 10 लाख होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ग्राहक सेवा कैसे काम करेगी। तो इसे एक बहुत ही जमीनी उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कॉफी की रेसिपी खोज ली है। बड़ी दिलचस्प बात है ये। हाँ, तो उस व्यक्ति के मोहल्ले के लोग रोज सुबह लाइन लगाकर वो कॉफी पीते हैं। बाजार के नजरिए से देखें तो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है। बिल्कुल, मांग है और आपूर्ति भी हो रही है। लेकिन सिर्फ एक बेहतरीन कॉफी की रेसिपी होने का मतलब ये कतई नहीं है कि अब वो व्यक्ति स्टारबक्स जैसी ग्लोबल कंपनी चला सकता है। एकदम सही बात है। रेसिपी होना और बिजनेस होना, ये दोनों जमीन आसमान जितनी अलग बातें हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो स्टारबक्स सिर्फ कॉफी की रेसिपी का नाम नहीं है। उनका असली बिजनेस है रियल एस्टेट लीज पर लेना या ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना। हाँ, और अलग अलग देशों के टैक्स कानूनों को समझना और हजारों कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। राइट, वो रेसिपी से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन तक का जो सफर है, वही असल में प्रोडक्ट कंपनी गैप है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। जब संस्थापकों को लगता है कि उनका प्रोडक्ट एकदम बेजोड़ है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को हल्के में ले लेते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि बस प्रोडक्ट अच्छा बना दो, लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन की लागत ज्यादा है या प्रोडक्ट नए ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो बेहतरीन इंजीनियरिंग भी कंपनी को डूबने से नहीं बचा सकती। डिस्ट्रीब्यूशन ही असली राजा है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही सब कुछ है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपना प्रोडक्ट दुनिया के हर इंसान को बेचना शुरू कर देना चाहिए? स्रोत के अनुसार ये सबसे बड़ी और घातक गलती है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब बड़े पैमाने पर विज्ञापन करना या हर किसी को टारगेट करना, क्या यही सही रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। बड़े स्तर पर जाने की जल्दी में ही ज्यादातर कंपनियां अपने सीमित संसाधन बर्बाद कर देती हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? यहीं पर MVS यानी मिनिमम वायबल सेगमेंट की अवधारणा सामने आती है, जो शुरुआत में बहुत ही छोटे दायरे में काम करने की वकालत करती है। एक मिनट, ये थोड़ा नया लग रहा है। हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बारे में तो काफी सुना है, लेकिन ये MVS क्या है? देखिए, ये बड़े पैमाने पर विस्तार करने से पहले की एक अग्नि परीक्षा की तरह है। MVS का मतलब है एक बेहद छोटा और बहुत ही विशिष्ट बाजार खोजना। एक खास नीश मार्केट, राइट? हाँ, एक ऐसा वर्ग जहां ग्राहकों की जरूरतें 100% एक जैसी हों।
पूरी दुनिया के पीछे भागने के बजाय कंपनी को सिर्फ इसी छोटे समूह पर फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अक्सर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका विजन तो पहले दिन से ही पूरी दुनिया को बदलने का होता है। हाँ, वो तो है। तो क्या शुरुआत में इतना छोटा सोचना और सिर्फ एक छोटे से वर्ग पर फोकस करना उनके उस बड़े विजन के खिलाफ नहीं है? ये बहुत वाजिब सवाल है और कई संस्थापक इस रणनीति से घबराते भी हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी तो है। वो लॉजिक क्या है? शुरुआत में छोटा सोचना विजन की कमी नहीं है, बल्कि ये संसाधनों को सही जगह लगाने की रणनीति है। जब आप सबको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं तो मार्केटिंग बहुत महंगी हो जाती है। मतलब कोई फोकस नहीं रहता? हाँ, आपका ग्राहक अधिग्रहण खर्च आसमान छूने लगता है, क्योंकि ग्राहकों के बीच कोई नेटवर्क इफेक्ट काम नहीं करता। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए अगर हम एक रोजमर्रा का उदाहरण लें, मान लीजिए कोई कंपनी एक नई फाइल शेयरिंग ऐप बना रही है। अच्छा उदाहरण है। अगर वो कंपनी अपना बाजार सभी कॉलेज छात्रों को मान ले तो ये बहुत बड़ा और बिखरा हुआ बाजार है। राइट। आर्ट्स के छात्र की जरूरत है, इंजीनियरिंग के छात्र से बिल्कुल अलग होंगी। बिल्कुल। और उन तक पहुंचने की मार्केटिंग बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर वो अपना MVS तय करें कि हमें सिर्फ किसी एक विशिष्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के खास हॉस्टल को टारगेट करना है। हाँ, उन छात्रों को जिन्हें रोज भारी भरकम कैड फाइल शेयर करनी होती हैं। हाँ, अब मैं इसके पीछे की गणित समझ रहा हूँ। जब आप उस एक हॉस्टल पर फोकस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ उनकी उस एक विशिष्ट समस्या को सुलझाएगा। और क्योंकि वो सब एक ही हॉस्टल में है, तो अगर 2 लोग ऐप इस्तेमाल करेंगे तो वो बाकी 20 को खुद ही बता देंगे। आपका मार्केटिंग खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यही MVS की ताकत है। ये आपको एक छोटे बाजार में ये साबित करने का मौका देता है कि आपका आर्थिक मॉडल काम कर रहा है। तो ये बात तो साफ हो गई कि हमें अपना छोटा और सही बाजार मिल गया। लेकिन जब हम उस बाजार तक पहुंचते हैं तो एक और समस्या आती है। कौन सी समस्या? ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट तेजी से अपनाने के लिए कैसे राजी किया जाए, क्योंकि लोग नई चीजों को अपनाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। नई तकनीक को अपनाना एक तरह का फ्रिक्शन या रुकावट लेकर आता है, और यहीं पर स्रोत स्लिप फ्रेमवर्क पेश करता है। SLIP, राइट? तो इसका पहला नियम क्या है? इसका पहला अक्षर S है, सिंपल टू इंस्टॉल के लिए। मतलब प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना या उपयोग शुरू करना बेहद आसान होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने ऐसे कई सॉफ्टवेयर या गैजेट खरीदे हैं जिन्हें सेट करने में ही 3 घंटे लग जाते हैं। और फिर वो क्या होते हैं? फिर वो ड्रॉअर में पड़े धूल खाते रहते हैं। मतलब अगर कोई चीज 5 मिनट में अपनी अहमियत साबित नहीं करती तो लोग उसे छोड़ देते हैं। एकदम सही। इसलिए संज्ञानात्मक भार को कम करना जरूरी है। इसके बाद दूसरा नियम है L, यानी लो इनिशियल कॉस्ट। शुरुआती लागत बहुत कम हो। हाँ, इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसमें समय की कीमत और असफलता का जोखिम भी शामिल है। ग्राहक सोचता है कि अगर ये काम नहीं आया तो क्या होगा। और शायद इसीलिए आजकल हर कंपनी बिना क्रेडिट कार्ड मांगे फ्री ट्रायल देती है, ताकि शुरुआती जोखिम खत्म हो जाए। बिल्कुल। अब आता है I, यानी इंस्टेंट और ऑनगोइंग वैल्यू। प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गया, मुफ्त में मिल गया, लेकिन अगर उसने तुरंत फायदा नहीं दिया तो वो भुला दिया जाएगा। मतलब वो आहा मोमेंट तुरंत आना चाहिए। और सिर्फ तुरंत नहीं, उसे लगातार फायदा देना होगा। उसे ग्राहक की रोजमर्रा की आदत बनना होगा। राइट। और इसका आखिरी नियम P क्या है? P का मतलब है प्लेज वेल इन द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। मतलब ग्राहक के मौजूदा सिस्टम के साथ बिना झंझट के जुड़ जाना। जैसे अगर मैं कोई नया टूल इस्तेमाल करूं लेकिन वो मेरे मौजूदा ईमेल से जुड़ ही नहीं सकता, तो मेरे लिए वो एक सिरदर्द बन जाएगा। बिल्कुल। कोई भी ग्राहक एक नए प्रोडक्ट के लिए अपना पूरा स्थापित ढांचा नहीं बदलता। आपके प्रोडक्ट को उनके सिस्टम में आसानी से फिट होना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो स्लिप इसी फ्रिक्शन को खत्म करता है। आसान हो, जोखिम कम हो, फायदा तुरंत मिले और पुराने सिस्टम के साथ अच्छे से काम करे। एकदम सही। और जब प्रोडक्ट इस तरह से बिकने लगता है तब कंपनी बड़ी होने लगती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? स्रोत बताता है कि जैसे जैसे कंपनी मैच्योर होती है उसके खर्चे का ढांचा पूरी तरह से पलट जाता है। इसे द फ्लिप कहते हैं। खर्चे का पलटना, ये थोड़ा गंभीर लग रहा है। इसका असल में क्या मतलब है? तो शुरुआती दिनों में कंपनी अपना ज्यादातर पैसा और समय
रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर लगाती है। जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन जब कंपनी बड़े स्तर पर जाने लगती है तो ये अनुपात बदल जाता है। एक स्केलेबल कंपनी अंततः सेल्स और मार्केटिंग पर कहीं ज्यादा खर्च करने लगती है। क्या हम इस गणित को थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं? हाँ, देखिए, आंकड़े बताते हैं कि अक्सर कुल रेवेन्यू का 40% हिस्सा सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग में जाता है, जबकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर खर्च कम होकर लगभग 20% रह जाता है। रुको, अगर कोई कंपनी सेल्स और मार्केटिंग पर 40% खर्च कर रही है और प्रोडक्ट पर सिर्फ 20%, तो क्या ये क्वालिटी के साथ समझौता नहीं है? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कंपनी सिर्फ विज्ञापनों और मार्केटिंग के शोर पर जिंदा है? इनोवेशन तो पीछे ही छूट गया। ये समझौता नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल और स्केल की गणित है। इसे विस्तार करने की भौतिकी समझ लीजिए। वो कैसे? जब आपको शुरुआती 100 ग्राहक चाहिए होते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट के दीवाने होते हैं। राइट। लेकिन जब आपको 10 लाखवां ग्राहक चाहिए तो वो आपको ढूंढ नहीं रहा होता। राइट, उस तक पहुंचने के लिए बहुत शोर मचाना पड़ता है। हाँ, आपको एक भारी भरकम सेल्स टीम और जटिल डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति चाहिए होती है, जो बहुत महंगी होती है। और प्रोडक्ट का कोर तो पहले ही बन चुका है। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर बेसमेंट में छिपा रहे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना ही तो असली चुनौती है। और मुझे लगता है कि इसी स्तर पर इकोसिस्टम और पार्टनरशिप्स का भी बहुत बड़ा रोल होता होगा। ये तो एक गेम चेंजर है। जब आप मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का लाभ उठाने के लिए किसी स्थापित इकोसिस्टम के साथ साझेदारी करते हैं तो एक छोटा प्रोडक्ट भी रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। हाँ, और समझदारी से की गई पार्टनरशिप्स ही एक छोटे प्रोडक्ट को बिलियन डॉलर कंपनी बना देती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ हो जाता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट अंतिम मंजिल नहीं बल्कि महज एक शुरुआत है। बिल्कुल। प्रोडक्ट कंपनी गैप को पार करने के लिए आपको MVS को लक्ष्य बनाना होगा और स्लिप फ्रेमवर्क को अपनाना होगा। और जब कंपनी बड़ी होने लगे तो सेल्स और इकोसिस्टम पार्टनरशिप्स में निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। चाहे कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हो या बस टेक दुनिया को समझना चाहता हो, ये सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। लेकिन खत्म करने से पहले इन सब बातों को सुनते हुए एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। वो क्या है? अगर अंततः बाजार में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं बल्कि सबसे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रोडक्ट जीतता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या भविष्य में इनोवेशन का असली मतलब नई तकनीक बनाना रह जाएगा या फिर उस तकनीक को लोगों तक पहुंचाने के नए तरीके खोजना? ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही शानदार नजरिया है।